राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है कॉजेज बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ सुन रखा है। आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के पीछे के कारणों को, क्योंकि हमें उन जड़ों के बारे में भी जानना पड़ेगा जिसकी वजह से बीमारी थी। यानी कि कहें तो 1857 की क्रांति बहुत बड़े लेवल पे हुई थी, लेकिन उनके पीछे के कारण, उस क्रांति के असफलता होने के कारण और उनके पीछे के और भी छोटे मोटे कॉजेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल कॉज से, यानी कि राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति, क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स लेजिस्लेशन के थ्रू इंडिया पे रूल कर रहे थे, तो वो लेजिस्लेशन के थ्रू ही भारत को तोड़ रहे थे, क्योंकि वो अपनी बिना तैयारी के, यानी कि अनपॉपुलर पॉलिसीज़ को भारत में थोपते थे। उनको मनमर्जी करने का पूरा हक मिल रहा था। ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से कोई भी एक्ट लेकर आते थे, कोई भी लॉ बनाते थे और अपने मुताबिक ही उसको फॉलो करते थे, चाहे उसको देश की ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ उन पॉलिसीज़ को लेकर आना था। बहुत से एक्ट को वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे जिसकी भारत को एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल कारण यही हो गया कि जो वो अनपॉपुलर पॉलिसीज़ थी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे कि सब्सिडरी अलायंसेस हो गए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी हो गया। ये कुछ ऐसे डॉक्ट्राइन थे, सिद्धांत थे एक्चुअल में, जिसमें कि भारत को उन्होंने और गड्ढे में डाल दिया था, यानी और गर्त में कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि उनको अपना फ़ायदा देखना था। दूसरा जो पॉलिटिकल कॉज था वो था क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, उनके छोटे मोटे शासकों से, रूलर से उनके बैटल्स होते रहते थे। उस बैटल को या तो वो जीत जाया करते थे और अदरवाइज़ वो उस बैटल में किसी न किसी के साथ वो ट्रीटी कर लिया करते थे या एग्रीमेंट कर लिया करते थे। उस एग्रीमेंट को वो फुलफ़िल नहीं करते थे, उस ट्रीटी को वो तोड़ दिया करते थे, जिस कारण से जो लोकल रूलर्स थे या शासक हुआ करते थे वो उस चीज़ को किसी न किसी बैटल में वो यूज़ करते थे। उस किसी न किसी बैटल के तौर पर वो एक रिटेलिएट के तौर पर वो निकलता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉलिटिकल कारण थे जिनकी वजह से ये एक रिटेलिएशन के तौर पर 1857 की क्रांति थी। लेकिन ये क्योंकि हम कहते हैं, हमें मालूम है, एक सिद्धांत है, एवरी एक्शन हैज़ ए रिफ्लेक्स एक्शन। तो उसी का ये जो कॉजेज़ थे वो एक तरीके से एक रिफ्लेक्स रिएक्शंस था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के एक्शंस थे एक्चुअल में, जो ये कारण थे, ये 1857 की कारण बने थे, वो उसी का एक रिवर्स रिफ्लेक्शन था, रिवर्स एक्शन था। तो ये तो बात हो गई पॉलिटिकल कॉज की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज, यानी कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या बने? क्योंकि ब्रिटिशर्स पहले जब आए थे भारत में, एलिजाबेथ के रॉयल चार्टर के पारित होने के बाद में, जो हम पढ़ भी चुके हैं पहले, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना आना चाहते थे भारत में। उनकी पहले कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि उनको रूल करना है, लेकिन जब वो ट्रेड कर रहे थे उसी के साथ साथ उनको बहुत सारी चीज़ों का भारत में रहते रहते पता चला। एक तो यूनिटी नहीं थी, दूसरा बहुत सारे जो क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिशियंस थे, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, उससे उनको
जो है ये लगा कि ठीक है, हम इसमें यहाँ से उनको कच्चा माल ले जाते हैं, अपने यहाँ फिनिश गुड बनाते हैं और फिर वो फिनिश गुड को यानी कि तैयार माल जो है वो भारत में ही आके ऊंचे दामों पे बेचते हैं। तो इससे जो भारत की जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। तो पहला जो इकोनॉमिक कारण बना वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडियन इकोनॉमी से उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि छोटे मोटे कारखानों से, छोटे मोटे रोजगार से ही भारत की इकोनॉमी चल रही थी। ब्रिटिशर्स ने क्योंकि उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको अपने यहाँ पर वो फैक्ट्रीज फुलफिल करने थे, वो रॉ मटेरियल अपने यहाँ पर ले जाके अपना कारोबार बढ़ा रहे थे। दूसरा जो इकोनॉमिक कारण था कि जो लैंड रेवेन्यू था, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, वो बहुत हाई रेट पर वो कलेक्ट कर रहे थे। जो भारत के पीजेंट्स थे, भारत के छोटे लैंडलॉर्ड्स थे, या बहुत जो सब किसान और ये सब थे, तो उनसे उतनी उनके आमदनी नहीं थी, उससे ज़्यादा वो टैक्स वसूल कर रहे थे। तो हाई रेट पर वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। तीसरा, वो मंदिरों पे और मस्जिदों वो आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन की अनदेखी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा टैक्स मंदिरों से वो वसूल कर रहे थे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को वो यहाँ से अपनी तिजोरियों में भर रहे थे। और सबसे लास्ट में जो इकोनॉमिक कॉज बढ़ा वो ये था कि वो नए नए लैंडलॉर्ड्स की क्लास को यहाँ पर थोप रहे थे, ज़मींदारों के वर्गों को वो बढ़ाते जा रहे थे, जिससे कि जो छोटे पीजेंट्स थे, छोटे लैंडलॉर्ड्स थे, उनको नुकसान हो रहा था। अब ये बात हो गई इकोनॉमिक कॉज, यानी कि इनसे ही धीरे धीरे वो चीज़ें पाइलअप होती गई और वो सब ज़मींदार, लैंडलॉर्ड सब इकट्ठा हो गए, वो सब 1857 की क्रांति का विद्रोह का कारण बन गए। अब हम तीसरे कारण की बात करते हैं, जो कि है सोशियो रिलीजियस फैक्टर या सोशियो रिलीजियस कॉज, जिसे हम सामाजिक धार्मिक कारण भी कह सकते हैं। जिसमें कि सबसे इसमें पहला जो फैक्टर बना था वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदूज़ को क्रिश्चियनिटी में या क्रिश्चियन मिशनरीज़ वो वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे थे और लोगों को क्रिश्चियनिटी अपनाने पर मजबूर कर रहे थे, यानी कि लोगों का धर्म परिवर्तन वो करवा रहे थे। लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए वो उनको मजबूर कर रहे थे, जिससे कि लोगों में एक तरीके से विद्रोह की भावना जग रही थी। मंदिरों पे, मस्जिदों पर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहे थे। इसके अलावा धार्मिक रूप से वो जॉब्स में भेदभाव कर रहे थे और जो कारण बना था लेजिस्लेटिव मेजर्स के थ्रू वो सती प्रथा और चाइल्ड मैरिजेस को लगा रहे थे, यानी कि लेजिस्लेशन मेजर्स के थ्रू वो इसको एबॉलिश कर रहे। ये कहीं ना कहीं अच्छा था, लेकिन वो उसको गलत तरीके से एनफोर्स कर रहे थे। अब हम चौथे कारण की बात करते हैं, जो कि मिलिट्री कॉज के ही रूप में ये 1857 की क्रांति के रूप में ही निकला, जो कि था मिलिट्री कॉज, यानी कि सैन्य कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सैनिकों को अपने काम में वो ले रहे थे। जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर में भारत के सैनिक ब्रिटिशर्स के लिए लड़े थे, तो उनको लो सैलरी पर, लो प्रमोशन पर और डिस्क्रिमिनेशन उन सैनिकों के बीच में वो डाल रहे थे, जॉब्स को लेकर के, सैलरी को लेकर के और प्रमोशंस को लेकर के वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। इसके अलावा
भारत के सैनिकों को बाहर भेज रहे थे, बाहर सेना की भर्ती के लिए उनको बाहर भेज रहे थे, भारत में ना नौकरी देकर वो उनको विदेश भेज रहे थे, जिससे कि बहुत से सैनिक नहीं जाना चाहते थे। साथ में जो भारतीय सैनिक थे उनको उनके सेक्रेटेरियन मार्क्स यूज़ नहीं किए जाने दे रहे थे, यानी कि एक तरीके से कहें तो धार्मिक चिन्हों को सैनिकों को इस्तेमाल नहीं किया देने जा रहा था। जैसे कि अगर कोई हिंदू सैनिक है तो उसको तिलक या कलावा नहीं यूज़ करने दिया जा रहा था। अगर कोई पंजाबी है तो उसको टर्बन नहीं लगाने दिया जा रहा था, टर्बन नहीं पहनने दिया जा रहा था। और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको बियर्ड नहीं रखने दिया जा रहा था। इसके अलावा जो जो सैनिक थे उनको उनके जो ओवरसीज़ भत्ता थे, यानी कि उनके पेंशन्स, उनके जो उनको सेना में रहते हुए उनकी जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, उस चीज़ को वो रोक रहे थे। अच्छे आर्टिलरीज उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। इनके अलावा ये तो बात हो गई उन कॉजेज़ की जो कि धीरे धीरे एक विद्रोह के रूप में निकले। यानी कि अभी तक हमने ये जो कारण पढ़े थे, ये कारण ऐसे थे कि लोगों के मन में धीरे धीरे वो सुलग रहे थे और फिर वो 1857 की क्रांति के रूप में निकले थे। लेकिन इस क्रांति के कुछ इमीडिएट कॉजेज़ भी थे, यानी कि एक्शन का तुरंत रिएक्शन के रूप में वो कारण बने, जिसमें कि हमने सबसे पहले हमने कई बार पढ़ भी रखा है और सबसे पहले इसमें कारण में आता है ब्रिटिशर्स का सेना को ऐसे कार्टेजेस देना, ऐसे कार्टेजेस वो प्रोवाइड कर रहे थे जिसमें कि उन कार्टेजेस में गाय का मांस लगा हुआ था, और उस कार्टेजेस को, यानी कि जो बंदूक की जो गोलियां थी वो गाय के मांस की बनी हुई थी, और उन गोलियों का इस्तेमाल वो उस तरीके से करना होता था कि वो मुंह से खींचना था। तो वो एक तरीके से हिंदू कस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट था, जिससे कि जो हिंदू सैनिक थे इस चीज़ को करने के लिए कतई राजी नहीं थे। दूसरा जो कारण बना था वो ये था कि 29 मार्च 1857 को जो बहुत बड़े सैनिक, हमने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, सुन रखा है, जो कि थे मंगल पांडे, एक योद्धा, एक सोल्जर थे जो कि 34th बटालियन के, जो कि बैरकपुर में थी, उसके वो सैनिक थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी सुना दी गई। और क्यों सुनाई गई, उसके पीछे का क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स के सैनिकों पर हमला किया था और उनको अकेले ही सुपीरियर ऑफिसर थे, ब्रिटिशर्स के उच्च अधिकारी थे, उनके ऊपर हमला किया और उनको मार दिया था। तो उसी के लिए उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना दी गई, जिससे कि सैनिकों के मन में विद्रोह था। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे, यानी कि 8 अप्रैल को अगर मंगल पांडे को फांसी सुनाई गई, उसके बाद 9 मई 1857 को जो सैनिक विद्रोह कर रहे थे उसमें से 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया, यानी कि उनको सेना से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया और उनको लंबी टाइम के लिए जेल में डाल दिया गया। अब 10 मई को, यानी कि ये एक के बाद एक होने वाली ऐसी घटनाएं थीं जिससे कि सैनिकों के मन में बहुत विद्रोह भरा जा रहा था। ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो एक तरीके से अगेंस्ट में आ गए थे। अब 10 मई को 1857 को जिन कुछ सैनिक जो कि मेरठ में डिप्लॉय थे, मेरठ की इन्फेंट्री में
वो डिप्लॉय थे, वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ उनके कमांडर को जैसे ही छोड़ा गया उन्होंने ट्रेजरी को लूट लिया, यानी कि वहाँ के तोप खानों की वहाँ से लूट कर दी, जिससे कि ब्रिटिशर्स और ज़्यादा भड़क गए थे और उन बंदूकों से ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी जहाँ वो रह रहे थे उनके ऊपर फायर किया, जिसमें से कि बहुत सारे जो है वो मारे गए। इसके अलावा जो बहुत सारे म्यूटिनियर्स थे, यानी कि बहुत सारी हत्या ब्रिटिशर्स के द्वारा उन सैनिकों की कर दी गई और जो रॉयल अथॉरिटीज़ में रह रहे थे मुग़ल एम्पायर की, उनके खिलाफ भी सैनिक जो लगे हुए थे, यानी कि एक तरीके से जो मुग़ल एम्पायर के सपोर्टर्स थे, मतलब खाते थे वो भारत का और काम मुग़ल एम्पायर्स के लिए वो कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी उन सैनिकों का विद्रोह था। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो कि इमीडिएट कॉजेज़ बने। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की बात चल ही रही है, तो हम उन सेंटर्स की बात करेंगे, उन कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे जहाँ पर कि 1857 की क्रांति हुई। उन क्रांति को कौन नेता लीड कर रहा था हम वो पढ़ेंगे और किसके द्वारा, किस ब्रिटिशर के द्वारा वो सप्रेस की गई। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1857 की क्रांति दिल्ली में कहाँ पर हुई, यानी कि जो दिल्ली में जो क्रांति हुई वो मुग़ल शासक, जो आखिरी मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, उनके नेतृत्व में ये क्रांति हुई। उस समय जो सेना के कमांडर थे वो थे जनरल भगत खां। कहने को बहादुर शाह जफ़र उस सेना का वो शासन कर रहे थे, उनके वो उस सेना को लीड कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे, काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी थी, तो वो जो सेना को कमांड कर रहे थे वो जनरल भगत खां थे। लेकिन उस क्रांति को जिसने वो सप्रेस की वो ब्रिटिशर थे जॉन लॉरेंस, निकलसन और हडसन। इन 3 ब्रिटिशर्स ने दिल्ली की 1857 की क्रांति को सप्रेस कर दिया। अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में जो क्रांति छिड़ी थी वो क्रांति नाना साहेब के नेतृत्व में लीड करी गई थी, यानी कि कानपुर में जब 1857 की क्रांति छिड़ी थी उस समय जो थे वो नाना साहेब थे, जो कि उस मिलिट्री के लीडर थे, और जो मिलिट्री के कमांडर थे वो थे तात्या टोपे। इस क्रांति को जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे लगे हुए थे सप्रेस करने के लिए वो थे कर्नल कैम्पबेल। ये कैम्पबेल जो थे, इनके अलावा जनरल हैवलॉक थे जिन्होंने कानपुर की क्रांति को कंट्रोल किया। कानपुर में और भी छोटे मोटे दल थे जो कि अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी स्टेज पर क्रांतियाँ कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उन क्रांतियों को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर दिया या दबा दिया। इसके अलावा भारत में जो अगला केंद्र था 1857 का वो था झांसी। हम सब जानते हैं कि झांसी में जो क्रांति हुई थी वो रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ी गई थी। उस क्रांति को जो लीड कर रहे थे, यानी कि उनकी सेना के जो कमांडर थे या चीफ थे वो तात्या टोपे थे, क्योंकि झांसी में जो
देखो, सबके जो क्रांतियों का जो मोटिव था वो एक ही था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना, लेकिन रीज़न सबके अलग अलग थे। यानी बहादुर शाह जफ़र का जब दिल्ली में नेतृत्व चल रहा था तो उनकी जो क्रांति थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो अपनी गद्दी को बचाना था, अपने शासन को बचाना था। कानपुर में जो क्रांति चल रही थी वो मिलिट्री जो मेरठ में सिपाही वो हुआ था, मंगल पांडे का वो जो म्यूटिनी हुई थी, ब्रिटिश जो भारतीय सिपाही थे उनके सपोर्ट में ही वहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी। झांसी में 1857 की क्रांति हुई, वो भी ब्रिटिशर्स के एक गलत पॉलिसी लाने के कारण हुई, क्योंकि वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि बिना सक्सेसर के राज हड़प नीति जो लगाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका विरोध में थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की कोई अपनी खुद की संतान नहीं थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे झांसी को हड़प लेना चाहते थे। तो उनकी जो क्रांति का कारण था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट था। उस क्रांति को जो सप्रेस किया, जो वहाँ पे ब्रिटिशर था जो कि रानी लक्ष्मीबाई के उस लड़ाई में लड़ा था, यानी कि उसके खिलाफ था, वो था ह्यूज रोज। ये लड़ाई 1858 तक चली और 1858 में ह्यूज रोज ने उसको सप्रेस कर दिया। और इस युद्ध को बैटल ऑफ ग्वालियर के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें कि लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। अब अगले केंद्र की बात करें तो अब भारत में अगला केंद्र था जो था बरेली। बरेली में जो नेतृत्व कर रहे थे सेना का या उस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे वो थे रोहिलास। रोहिलास उस समय खान बहादुर के अंडर में था और उसको जो सप्रेस किया ब्रिटिशर ने वो था विंसेंट आई। इसके अलावा लखनऊ में बेगम हज़रत महल थी, जिन्होंने वहाँ की क्रांति को लीड किया और उसको सप्रेस किया कोलिन कैम्पबेल ने। अगला केंद्र लखनऊ के बाद था फैज़ाबाद। फैज़ाबाद को मौलवी अहमदुल्ला ने लीड किया था। उनको हम लाइट हाउस ऑफ द रिवॉल्ट भी कहते हैं। और उस क्रांति को सप्रेस किया था जेम्स नील ने। और इसके बाद जो केंद्र था क्रांति का वो था बिहार का आरहा। आरहा की जो क्रांति हुई थी 1857 में, उसको लीड किया था कुंवर सिंह ने, जो कि एक पॉपुलर जमींदार थे। उस क्रांति को लीड किया था और बिहार में इसको कंट्रोल किया था विलियम टेलर ने और विंसेंट आई ने। कुछ और भी रिवॉल्ट थे जो कि छोटे मोटे केंद्रों पर हुए थे, लेकिन हमने जिनको अभी डिस्कस किया है वो प्रसिद्ध केंद्रों में से आते हैं और अक्सर करके एग्ज़ाम्स में उनको पूछ लिया जाता है कि किस जगह पर किसने रिवॉल्ट को लीड किया था और किसने सप्रेस किया था। अब हम अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि था क्वीन विक्टोरियास के रिलेटेड। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने कुछ प्रोक्लेमेशन लगाए थे, जिनमें कि पहला जो उन्होंने प्रोक्लेम किया वो ये किया कि 1757 से 1857 तक जो कंपनी जो रूल कर रही थी उसको वो ख़त्म कर देती हैं, और क्योंकि उस समय में वो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स भारत पे रूल कर रहे थे। अब उस पीरियड को ख़त्म करके विक्टोरिया ने अब 1858 से 1947 तक डायरेक्टली रूल करने का
प्लान कर लिया था, यानी कि उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि अब 1858 से 1947 तक कंपनी भारत पर डायरेक्टली रूल करेगी। दूसरा, भारत की जितनी भी शक्तियाँ थीं उनको कंसोलिडेट कर दिया गया ब्रिटिशर्स के हाथों में, यानी कि अब जो भी रूलर हुआ करते थे भारत के, लोकल रूलर हैं, कोई नवाब है या कोई भी राजा है, अब वो डायरेक्टली अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में रूल नहीं कर सकता था बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परमिशन के, ब्रिटिशर्स की उनको सहमति लेनी पड़ती थी। किसी भी आदेश को अगर लगाना है, कोई भी काम करना है, तो उसको वो ब्रिटिशर्स को पूछना पड़ता था, यानी कि जो भी कंसोलिडेशन पावर्स थी अब वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। ब्रिटिशर्स ने जितने भी 1857 की क्रांति के बाद जितने भी टेरिटरीज जैसे भी हुई थी उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया और अपने हिसाब से ब्रिटिशर्स ने उनको आइडेंटिफाई करके तैयार किया, यानी कि अपने हिसाब से टेरिटरीज को डिवाइड किया और अपने लोगों को वहाँ पर, अपनी सेना को डिप्लॉय किया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स डिक्लेयर कर दिए थे, किस पे उनका डायरेक्टली शासन रहेगा और कौन से टेरिटरी को वहाँ के लोकल रूलर, उन्हीं के अपॉइंट किए गए लोकल रूलर चलाएंगे। तो प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिए थे। दूसरा और सबसे आखिरी जो था वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वार्न कर दिया था, यानी कि जो तब वहाँ के लोकल रूलर या किंग या नवाब जो भी थे उनको वार्न कर दिया कि वो कस्टमरी लॉ और ट्रेडिशंस जो भी हैं पीपल्स ऑफ इंडिया को, उनसे इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनमें इंटरफेरेंस उनकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये कुछ ऐसे क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन थे जो कि 1858 में लगाए गए थे। इसके बाद कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स भी थे जिन्होंने, कुछ ऐसे सपोर्टर्स भी थे जिन्होंने रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। उन्होंने ब्रिटिशर्स की पूरी मदद करी थी, जिससे कि कुछ अच्छे ब्रिटिशर्स भी थे जो वाकई में भारत का भला चाहते थे, और कुछ ऐसे क्रूअल ब्रिटिशर्स थे जो कि जिन्होंने काफ़ी हद तक भारत में काफ़ी दिक्कतें पैदा करी थी। अब कुछ सपोर्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर के सिंधियास, इंदौर के होलकर, हमने सिंधियास बताए थे, होलकर्स बताए थे, हैदराबाद के निज़ाम हो गए जो कि सपोर्टर्स थे। इसके अलावा भोपाल के, हैदराबाद के निज़ाम हो गए, भोपाल के नवाब हो गए, और आपके पंजाब के चीफ सरदार हो गए, यानी कि पंजाब के जो राजा हैं और पंजाब के जो किंग्स थे और सरदार थे वो सपोर्टर्स, ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स थे। कश्मीर के महाराज थे वो सपोर्टर्स में थे। इसके अलावा नेपाल के राणा, ये ब्रिटिशर्स को रिवॉल्ट में सपोर्ट कर रहे थे ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। दे ऑल आर सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। जो आपके पटियाला के, नाभा के, जींद के जो रूलर्स हुआ करते थे वो भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और जोधपुर के और भी जो राजपूत महाराज हुआ करते थे वो भी ब्रिटिशर्स को रिवॉल्ट के टाइम पर सपोर्ट कर रहे थे। कुछ और भी सपोर्टर्स थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक तरीके से पूरा सहयोग मिल रहा था लोकल्स के थ्रू। उन्हीं से पता चल गया था ब्रिटिशर्स को कि भारत में यूनिटी है नहीं, और वो अपना प्लान सक्सेस कर रहे थे। अब कुछ हम ऐसे इम्पॉर्टेंट व्यूज़ की बात कर रहे हैं, कुछ नज़रियों की बात कर रहे हैं जो कि 1857 की क्रांति के लिए कुछ लोगों ने दिए थे, जिनमें कि सबसे पहले हैं एस एन सेन।
उन्होंने कहा था 1857 की क्रांति के लिए कि वो क्या ही युद्ध था जो कि एक धर्म युद्ध से चल के और स्वतंत्रता की लड़ाई पर ख़त्म हुआ है। आरसी मजूमदार का कहना था कि नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये अक्सर करके ये स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं और ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये किसका स्टेटमेंट था 1857 की क्रांति के लिए, या आपको पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए दिया गया था। और फिर है अशोक मेहता। अशोक मेहता ने कहा था वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस हाईलाइटली द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ एंड हिंदूज, यानी कि स्वतंत्रता का वो युद्ध क्या ही सुंदर युद्ध था जिसमें कि भारत के हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो गए थे। ये भी एक खूबसूरती थी उस युद्ध की, ये अशोक मेहता का कहना था। अब कुछ लेखक भी थे जिन्होंने अपनी 1857 की क्रांति के ऊपर किताबें भी लिखी थी, जिनमें कि सबसे पहले अशोक मेहता को ही हम ले लेते हैं। उन्होंने 1857 की क्रांति पे जो पुस्तक लिखी थी वो थी द ग्रेट रेबेलियन। अक्सर करके ऑथर्स नेम या बुक्स नेम पूछ लिए जाते हैं, तो इनका भी आपको अच्छे से याद रखना है। वीडी सावरकर, उनका 1857 की क्रांति को लेकर जो पुस्तक लिखी गई थी उसका टाइटल था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एसएन सेन की जो पुस्तक थी वो थी 1857। एसी मजूमदार की जो पुस्तक थी उसका नाम था द सिपॉय म्यूटिनी। सॉल डेविड का जो पुस्तक का नाम था द इंडियन म्यूटिनी 1857। और सर सैयद अहमद खान, उनकी जो पुस्तक का नाम था, उनकी बुक का जो टाइटल था वो था कॉज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लेकर आए थे ब्रिटिशर 1858 में, उसके कुछ पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये 1857 के बाद आया था। क्योंकि हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड हम आज पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो इस एक्ट को भी हमने इसीलिए यहाँ पर डिस्कस किया है। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में बहुत सारे बदलाव, भले ही वो सप्रेस कर दी गई थी क्रांति, लेकिन एक तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए ये एक हाईलाइट पॉइंट था। अब वो समझ चुके थे कि बगावतें शुरू हो चुकी हैं, तो उन्होंने अपने आप को संभालना, अपना थोड़ा सा उस चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए हम इस एक्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके जो हाईलाइट पॉइंट्स थे उनको हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू जो किया गया कार्य वो ये था कि जो कंपनीज की मोनोपोली जो पॉलिसी चली आ रही थी भारत में, उसको हटा दिया गया था। दूसरा, जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने कुछ स्टेट्स को सॉवरेन कर दिया, यानी सॉवरेन रूलर्स ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड विसरॉय से। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम पढ़ ही चुके हैं कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, तो उसको अब चेंज करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या विसरॉय में बदल दिया गया था। इसके अलावा जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको भी हटा दिया गया था, और भारत में पहली बार वीटो पावर जो शक्ति थी, वीटो पावर की जो शक्ति थी वो विसरॉय को ये हाथों में दे दी गई थी। यानी फर्स्ट विसरॉय उस समय भारत के बने थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये कुछ 1858 में जो गवर्नमेंट एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ये उसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। 3, दिल्ली दरबार को भी नियोजित किया गया। अब इनको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी 1857 की क्रांति के बाद का बदलाव था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 दिल्ली दरबार लगाए गए। पहला था 1877 में, जिसमें कि
लॉर्ड लिटन जो विसरॉय थे उनके अंडर में ये दरबार लगाया गया था। फिर लगाया गया दूसरा दिल्ली दरबार जो कि 1903 में था, जो कि लॉर्ड होर्डिंग के कार्यकाल में लगाया गया था, और उसको जो अटेंड किया था वो किंग जॉर्ज V ने अटेंड किया था। इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने इस दिल्ली दरबार को अटेंड किया। फिर थे 1911 में, इसको भी लॉर्ड होर्डिंग ने जो है अरेंज किया, उनके कार्यकाल में इस दरबार को लगाया गया, और इसको भी किंग जॉर्ज V ने अटेंड किया। मुख्यतः ये 3 दिल्ली दरबार के बारे में अक्सर करके पूछ लिया जाता है APU के एग्ज़ाम में जनरली, और उनके ईयर्स को, और किसने उसको हेल्ड किया और किसने उसको अटेंड किया, ऐसे करके वो क्वेश्चंस घुमा के पूछ लिए जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि भारत के लिए अच्छे साबित हुए। ब्रिटिशर्स कुछ ऐसे थे जो भारत के सपोर्ट में थे, जिसमें कि सबसे पहले थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो उसमें हम जो ऑप्शन लिखेंगे या अगर राइट आंसर होगा उसका वो होगा लॉर्ड रिपन। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। अभी तो बात कर रहे थे हम रिपन की, अब बात कर रहे हैं लिटन की, LYTTON, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1878-79 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी, नींव रखी। इनके अलावा जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को 1863 में क्लियर किया था। फिर आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ लॉर्ड मायो, जो कि 1817 में ये रिजोल्यूशन लाया गया था, जिसमें कि जो लोकल फंक्शंस हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज़ करती हैं उसको एक मैनेजमेंट के थ्रू सक्सेसफुल बनाया जा रहा था। यानी कि म्यूनिसिपैलिटी में एक मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा था, जिनकी वजह से जो सैनिटेशन का काम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, रोड्स हैं, वो लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही थी। ये एक रिजोल्यूशन है जो लॉर्ड मेयो द्वारा लाया गया था 1870 में। फिर था 1878-1880 में गवर्नमेंट ने एक फेमिनिन कमीशन की नियुक्ति करी थी। किसके अंडर में ये करी थी? सर रिचर्ड स्ट्रैची के अंडर में, जिसके अंडर यानी इस कमीशन के अंडर क्या किया जाता था? रिकमेंडेशंस दी जाती थी कि जो फेमिनिन कोड है जो कि 1883 में इसमें इंट्रोड्यूस करी गई थी। फिर है आर्यन द्रविड़न हिस्टोरिकल नैरेटिव, जो कि मैक्स मुलर ने इस नैरेटिव को प्रोपाउंड किया था, यानी आर्यन द्रविड़न हिस्टोरिकल नैरेटिव। और जो लास्ट है इस चैप्टर का पॉइंट वो है क्वीन विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि देना, यानी क्वीन विक्टोरिया को लास्ट में केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर में हमने 1857 की क्रांति के कॉजेज़, उनके पीछे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं जो अक्सर करके एग्ज़ाम में आपसे पूछ ली जाती हैं। धन्यवाद।